After that, the last point in ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, द फिफ्थ इन इज अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। जो शेयर्स इशू नहीं हुए हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे। किस तरह से करेंगे? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 61(1)(e। ठीक है, आपका ABCD तक चला गया है। ठीक है, तो आई होप सो मैंने समझाया है। तो आपको ये सेक्शन याद करने में, अगर आपने सीक्वेंस से लिखोगे तो आपको सेक्शन याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सेक्शन याद करते हो तो आपको ये इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आप इसमें ही इस सेक्शन को लिखोगे, ना कि किसी और सेक्शन में इसकी हेडिंग चेंज कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर सपोज अगर आपको ये ABCD याद नहीं होता है तो आप सिंपल इतना ही लिखो, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61(1) के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप ABC जो इनके सब सेक्शन है वो याद कर सकते हो, दैट इज़ गुड फॉर यू। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, आप इतना भी मत लिखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो आप। अब इसमें क्या करना है आपको, जब आपने अनइशूड जो आपके शेयर्स हैं उसको आपको कैंसिल करना है, तो अंशों द्वारा जो सीमित कंपनी का अधिकार होता है, अ कंपनीज हु इज़ लिमिटेड बाय द शेयर, कि वह चाहे तो उन समस्त अंशों को द कंपनी वॉन्ट्स टू cancel, it's up to the company that the company cancel the shares, those shares which are not allotted to anyone, जो किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं हुए हैं और ना ही किसी व्यक्ति को आवंटित करने का वादा किया है। ना तो कंपनी ने कोई प्रॉमिस किया है, ना किसी को वो अलॉट हुए हैं। तो उन जो बच गए हैं अब उनको रखकर कंपनी क्या करेगी, वो क्या करेगी, ऐसे शेयर्स को वो कैंसिल कर देती है। तो ऐसा करने से क्या होगा, कंपनी अपनी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, जो कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी है की राशि में वो कम कर देगी। ठीक है, कंपनी के लिए अच्छा है। सबसे बेनिफिट है क्या कि अगर जिसके शेयर्स जितने अलॉट हो चुके हैं, अगर अलॉटमेंट के बाद भी शेयर्स बच जाते हैं तो उसको वो कैंसिल कर दे। उससे एक फ़ायदा क्या है कि कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसमें चेंज आ जाएगा कि कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल की राशि में कमी कर देगी, परंतु अंश पूंजी की इस कमी पर कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 66 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जिसका आगे बताया है वो लागू नहीं होंगे। कैसे? उसने कैंसिल भी कर रही है और उसकी अंश पूंजी की राशि में कमी भी हो रही है, पर कैसे होगी कि जब कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट एकत्रित हो जाएगी, जब आप वो इकट्ठा कर लेते हैं बहुत सारी अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लसेस में, तो कंपनी सोचती है कि जो अनइशूड शेयर्स हैं, अनइशूड शेयर्स को वो आगे इशू करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो दैट मीन्स उसके पास सफिशिएंट अमाउंट है अपने काम को करने के लिए। वो उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो शेयर्स को इशू ना करके वो रिजर्व एंड सरप्लसेस में से पैसा उठा लेगी। ठीक है, अब कंपनी क्योंकि वो सोच रही है कि उसके पास रिजर्व एंड सरप्लसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो कंपनी हैज़ नो नीड टू री इशू अनइशूड शेयर्स इन फ्यूचर, कि अब उसे जो अनइशू रह गए थे उसको आगे निर्गमन की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो कंपनी अपने अनइशूड शेयर्स को कैंसिल करने का ही सोच लेती है कि इट्स बेटर टू कैंसल आर अनइशूड शेयर्स, कि उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो अनइशूड शेयर्स हैं उसको रद्द करने पर जब वो कैंसिल करती है, कंपनी की जो बुक्स हैं, लेखा पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं होगी। जो कैंसिल हो गया उसको कोई ज़रूरत नहीं कैंसिल करने के लिए, क्योंकि वो कभी आया ही नहीं है। ठीक है, बुक्स में एंट्री होने के लिए आया नहीं, तो उसको कैंसिल करने के लिए भी कोई एंट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि कंपनी की अपनी बैलेंस शीट में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की आइटम में से वैल्यू के अंतर्गत अंशों की संख्या में आवश्यक परिवर्तन करके जो शेयर्स की जो नंबर ऑफ शेयर्स की जो वैल्यू है, अंशों की जो संख्या है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसी में वो चेंज करके अंशों की घटी हुई संख्या को दिखाया जाता है कि कितने आपके अनइशूड हैं उसमें से वो लेस कर देगी। जो आपके शेयर्स थे, जैसे सपोज 1 लाख हैं और उसमें से आपके अनइशूड 1 लाख रह गए हैं जो इशू ही नहीं हुए, तो वो 1 लाख में से 10 लाख में से 1 लाख वो माइनस कर देगी। ठीक है, और कंपनी की इससे क्या जो निर्गमित एवं प्रदत्त पूंजी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी की जो इशूड और जो पेड अप कैपिटल उस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहाँ सर आए हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल में। अब ऑथराइज्ड कैपिटल में जब भी आप शेयर बैलेंस शीट बनाते हो, देखते हो उसका कोई रोल प्ले नहीं होता है। आप क्वेश्चन कहाँ से करते हो, आगे की
पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब या इशू कैपिटल से। इनफैक्ट इशू कैपिटल से ही करते हो, सब्सक्राइब से भी नहीं करते, क्योंकि वास्तव में जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो इशू करने पर ही रिसीव हुई है। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल का इसलिए बैलेंस शीट में भी कई रोल इफेक्ट नहीं आएगा, बस आपको उसकी वैल्यू है वो कम करके दिखा देनी है। जो आपकी जो शेयर्स की संख्या है, नंबर ऑफ शेयर्स को, उसको आप लेस करके दिखा दोगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61(2) में बता रखा है कि जो आपके अनइश्यूड शेयर कैपिटल है उसको रद्द करने पर जब आप कैंसिल करोगे, अंश पूंजी में कटौती, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा। वाई? क्योंकि वो एक्चुअल में तो शेयर कैपिटल बन ही नहीं पाई है कभी भी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 64 और कंपनी नियम 2014 के नियम 15 के अनुसार अंश पूंजी में परिवर्तनों की सूचना रजिस्ट्रार को फॉर्म संख्या SH7 में 30 डेज में डिस्पैच करनी होती है। क्योंकि जो आपके अनिर्गमित अंशों को जो रद्द करना है, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑथराइज्ड कैपिटल एंड ऑथराइज्ड कैपिटल डजंट मेक एनी इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। तो उसको कोई फर्क भी नहीं आ रहा, कोई एंट्रीज नहीं हो रही है। सिंपल इसको रिडक्शन इन शेयर कैपिटल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल आपने कभी अर्न ही नहीं कर पाई उस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि वो इशू ही नहीं हुए तो कैपिटल भी अर्न आपको रिसीव नहीं हुई होगी। अब क्योंकि ये सब काम हुआ है और क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल में आपने मैक्सिमम लिमिट सेट कर रखी है अपने कैपिटल को लेने के लिए, अब आपने उसको कम कर दिया है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी, जो कंपनी रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी विद इन 30 डेज, फॉर्म संख्या FH7 में। तो ये था आपका ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, आपको 5 पॉइंट्स करवा दिए हैं। कल की क्लास में हम आपका रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।